हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इंडिविजुअल नॉन कोऑर्डिनेट एनिमल्स में टीनिया सोलियम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टीनिया सोलियम जो है वो कौन से फाइलम से बिलोंग करता है? वो करता है प्लेटीहेल्मिंथीज फाइलम से बिलोंग। और जो प्लेटीहेल्मिंथीज है उनको हम बोलते हैं फ्लैट वर्म्स, मतलब चपटे कर्मी। अब जो चपटे होंगे तो इनमें हमें एक बात तो ये याद रखनी है कि इनमें कभी भी सिलोम या जो गुहा पाई जाती है वो नहीं पाई जाएगी, क्योंकि ये क्या होते हैं, बिल्कुल फ्लैट। तो एक तो क्या हो गया, टीनिया सोलियम का जो फाइलम है वो है प्लेटीहेल्मिंथीज या फिर जिनको बोलते हैं हम फ्लैट वर्म। अब ये जो टीनिया सोलियम है इसको एक्चुअल में बोलते हैं पोर्क टैप वर्म। पोर्क क्यों? क्योंकि जो पोर्क है वो हम बोलते हैं सुअर के मांस को, और ये किसकी वजह से फैलता है? जो दो होस्ट होते हैं उनमें से एक होता है पिग या सुअर, तो इसे हम बोलेंगे पोर्क, मतलब सुअर का मांस टैपवर्म। इसके अलावा एक होता है टीनिया सेजिनेटा, जिसको हम बोलते हैं बीफ टैपवर्म। अब बीफ जो है वो कैटल्स के मांस को बोलते हैं, ठीक है, लेकिन टीनिया सेजिनेटा हमें यहाँ पे नहीं पढ़ना है, हमें इंडिविजुअल मेंबर दे रखा है टीनिया सोलियम। अब ये जो टीनिया सोलियम है वो एक डाइजेनेटिक पैरासाइट है। डाइजेनेटिक पैरासाइट से मतलब क्या है कि इसे अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट की जरूरत पड़ती है। अब दो होस्ट कौन कौन से होते हैं? तो जो प्राइमरी होस्ट होता है वो तो होता है मैन, मतलब ह्यूमन बीइंग हो गया, और जो सेकेंडरी होस्ट होता है वो होता है पिग या सुअर होता है। फिर इसमें बात करें तो ये कौन से टाइप का पैरासाइट होता है? ये होता है एंडोपैरासाइट, मतलब ये बॉडी के अंदर पाया जाएगा, ठीक है। एंडोपैरासाइट मतलब अंदर पाया जाएगा। फिर जो टैपवर्म है वो अगर हम ह्यूमन बीइंग में बात करें तो ये कहाँ पाया जाता है? टैपवर्म जो है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसके अंदर पाया जाता है, और ये वहां पे किसकी हेल्प से चिपका रहता है? सक्कर्स और हुक पाए जाते हैं इसकी बॉडी के ऊपर, उसके द्वारा ये चिपका हुआ पाया जाता है। इसके अलावा ये जो शक्कर और हुक हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? मतलब शक्कर और हुक की हेल्प से तो हमारी इंटेस्टाइन से या छोटी आंत जो है उससे चिपक गया, बट ये जो खुद शक्कर और हुक से ये इसकी बॉडी के कौन से पार्ट में पाए जाते हैं? तो इसकी बॉडी के स्कोलेक्स पार्ट में ये पाए जाते हैं, जो कि हम अभी आगे डायग्राम में देख लेंगे। क्योंकि स्कोलेक्स जो है उसमें पाया जाता है रोस्टेलम, और रोस्टेलम जो है उसके ऊपर पाए जाएंगे हुक और शक्कर, ठीक है। तो ये जो हुक और शक्कर पाए जाते हैं ये एक्चुअल में क्या है? ये एक पैरासिटिक अडेप्टेशन है, मतलब परजीवी अनुकूलन है। क्योंकि अगर इसे हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रहना है तो इसे क्या करना होगा? उसी इंटेस्टाइन से, उसी छोटी आंत से चिपक के रहना पड़ेगा। तो उसके लिए हुक तो क्या है? चिपकने के लिए, और शक्कर सक करने के लिए। ये चुस्कांग होते हैं ताकि वो न्यूट्रिशन को सक कर सके। तो ये एक पैरासिटिक अडेप्टेशन हो गया। चलो अब बात कर लेते हैं इसके डायग्राम और इसके पार्ट्स की। तो इसकी जो बॉडी है वो स्कोलेक्स, नेक और स्ट्रोबिला तीन पार्ट्स में डिवाइड रहती है, जो कि अभी हम इस डायग्राम में देखेंगे। तो क्या हो गया कि सबसे जो ऊपर का पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे? स्कोलेक्स, मतलब एक तरीके से आप इसे हेड बोल सकते हो। तो टीनिया सोलियम को जो हेड है वो क्या होता है? वो होता है स्कोलेक्स। स्कोलेक्स के ऊपर पाया जाता है एक रोस्टेलम। जो रोस्टेलम है उसके ऊपर क्या पाए जाएंगे? हमने अभी देखा, उस पर पाए जाएंगे हुक्स। और इसके अलावा स्कोलेक्स जो पार्ट है, ठीक है, रोस्टेलम पर पाए जाएंगे हुक्स, और स्कोलेक्स के ही एक पार्ट में पाए जाएंगे यहाँ पे सक्कर्स, जो कि सक करने के लिए होते हैं। इसके डायग्राम से भी आपको पता लग रहा होगा, जैसे कि इसमें पोर हैं तो ये किसके लिए होंगे? ये होंगे सक करने के लिए, चूसने के लिए। सेकेंड जो पार्ट की हम बात करें टीनिया सोलियम की, तो वो पाया जाता है इसमें नेक, और इसका जो नेक एरिया है वो क्या है? अनसेगमेंटेड है, मतलब इसमें खंड नहीं पाए जाते। हाँ, वो अलग बात है कि जो खंड बनते हैं, नए नए जो सेगमेंट बनते हैं वो नेक से ही बनते हैं, लेकिन वो पीछे चले जाते हैं स्ट्रोबिया भाग में। तो पहला भाग हो गया हमारा स्कोलेक्स, जिसमें पाया जाता है रोस्टेलम, जिसपे पाए जाएंगे हुक। सेकंड जो स्कोलेक्स है उस पे ही पाए जाएंगे सक्कर्स। फिर स्कोलेक्स के बाद में नेक्स्ट पार्ट जो है वो है नेक, और थर्ड है स्ट्रोबिया। जो मेन बॉडी बच गई वो कौन सी होगी? स्ट्रोबिया। अब स्ट्रोबिया में क्या होता है कि तीन टाइप के प्रोग्लोटिड पाए जाते हैं। तीन टाइप के कौन कौन से प्रोग्लोटिड पाए जाते हैं? एक तो इमेच्योर प्रोग्लोटिड, जो कि नेक से अभी अभी बन के पीछे की साइड आए हैं, वो तो हो गए इमेच्योर। सेकंड जो सेंटर है, यहाँ पे कौन से पाए जाएंगे? यहाँ पे पाए जाएंगे मैच्योर प्रोग्लोटिड। और थर्ड जो लास्ट में बच गए उनको बोलते हैं ग्रेविड प्रोग्लोटिड। ये प्रोग्लोटिड जो है वो क्या है? बाद में एपोलाइसिस की प्रोसेस के द्वारा हटते रहते हैं और इधर नेक के एरिया से नए बनते रहते हैं, ताकि इनमें सेगमेंट्स की जो नंबर है वो ज्यादा इंक्रीज ना हो जाए, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो इनका लाइफ साइकिल है वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इनका जो नेक है वो क्या है? एक अनसेगमेंटेड भाग है। हमने अभी देखा कि इसमें कोई खंड नहीं पाए जाते, लेकिन जो नए खंड हैं वो क्या करते हैं? इसी भाग में बनते हैं।
तो अब जब इसमें खंड जो है उनकी बात करें, सेगमेंट्स की बात करें, तो इनमें सूडो मेटामेरिज्म पाया जाता है। सूडो मेटामेरिज्म क्या है कि कूटखंडी भवन, जैसे एनेलिडा है मतलब केंचुआ है अर्थवर्म, उसकी हम बात करें तो उनमें क्या है कि उनमें जो सेगमेंट्स हैं वो बाहर से भी दिखते हैं, प्लस उनकी बॉडी के अंदर भी क्या है सेगमेंट्स पाए जाते हैं, मतलब दोनों साइड अंदर और बाहर उनमें सेगमेंट पाए जाते हैं, इसलिए हम उसे बोलेंगे ट्रू मेटामेरिज्म। लेकिन हम इसकी टीनिया सोलियम की बात करें तो इसमें सिर्फ बाहर से ही हमें सेगमेंटेड दिखाई देगा, एक्चुअल में क्या होता है इसमें सेगमेंट्स नहीं होते, तो इसे बोलेंगे सूडो मेटामेरिज्म, कूटखंडी भवन। स्ट्रोबिला जो है वो शरीर का क्या है, मेन पार्ट है, ठीक है, हमने बात करी कि स्ट्रोबिला जो है वो मेन पार्ट है, और इसकी जो हर एक सेगमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्लोटिड्स, ठीक है, इसके जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं उनको हम बोलते हैं प्रोग्लोटिड्स। ये जो प्रोग्लोटिड्स है ये नंबर में 800 से लेकर के कितने हो सकते हैं, 1000 तक के, ठीक है, 800 से हो गए 1000 तक ये प्रोग्लोटिड्स। अब अगर इन प्रोग्लोटिड्स की बात करें तो वैसे तो हम ऑलरेडी डायग्राम में देख चुके हैं, ये 3 टाइप के प्रोग्लोटिड्स होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहले तो हो गए यंग या फिर इमेच्योर प्रोग्लोटिड। यंग या इमेच्योर प्रोग्लोटिड कहाँ बनेंगे, वो बनेंगे बिहाइंड द नेक, नेक के जस्ट पीछे, क्योंकि नेक में ही सेगमेंट्स बनते हैं तो नेक के जस्ट पीछे बनेंगे यंग और इमेच्योर प्रोग्लोटिड। लेकिन इनमें क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे एब्सेंट, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इनमें अभी नहीं बने, वो नहीं पाए जाते। सेकंड इनमें पाए जाएंगे मैच्योर प्रोग्लोटिड्स, वो इसके मिडल पार्ट में पाए जाते हैं और उनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी बन जाते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की अगर हम बात करें तो ये हर्माफ्रोडाइट होता है, मतलब इसमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं। थर्ड जो है इमेच्योर, सेकंड मैच्योर, उसके बाद में है ग्रेविड, क्या है, प्रोग्लोटिड्स। ग्रेविड जो प्रोग्लोटिड्स हैं वो शेप में होते हैं रेक्टा एंगुलर, ठीक है, स्क्वायर शेप के नहीं होते, बाकी स्क्वायर शेप के होते हैं, ये होते हैं रेक्टा एंगुलर शेप के। और इनमें क्या पाया जाता है, इनमें ब्रांच्ड यूट्रस पाया जाता है, मतलब साखित गर्भाशय पाया जाता है, और उसमें क्या होता है निषेचित एग, निषेचित अंडे होते हैं, फर्टिलाइज्ड एग पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करें, अब ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आ गया एपोलाइसिस। एपोलाइसिस क्या होता है कि लास्ट में देखो इमेच्योर प्रोग्लोटिड बने, फिर मैच्योर, लास्ट में हो गए ग्रेविड। अब क्या है कि नंबर को मेंटेन रखने के लिए कुछ प्रोग्लोटिड्स को ये टाइम टाइम पे रिमूव करता रहता है, ताकि नेक्स्ट से जो नए बने उसकी वजह से नंबर में ये ज्यादा नहीं हो जाए। तो जो ग्रेविड प्रोग्लोटिड हैं वो प्रोसेस, एक प्रोसेस होती है जिसके द्वारा वो सेपरेट होते रहते हैं टाइम टू टाइम, उसे ही हम बोलते हैं एपोलाइसिस। इसके अलावा अगर हम इनकी बॉडी की बात करें तो वो होती है एसिलोमेट। एसिलोमेट मतलब इनमें सिलोम एब्सेंट होती है, क्योंकि जैसे इनके नाम से ही पता लग रहा है फ्लैट वर्म्स, बिल्कुल चपटे होते हैं, तो इनमें सिलोम तो क्या होगी, एब्सेंट होगी। और उनमें बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की तो ये क्या है, एक पैरासाइट की तरह काम करते हैं, मतलब एंडो पैरासाइट होते हैं, अंतःपरजीवी होते हैं, तो इन्हें खुद के डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये हमारे इंटेस्टाइन में रह करके वहीं से न्यूट्रिशन लेते रहते हैं, तो खुद के कोई पर्टिकुलर डाइजेस्टिव सिस्टम की इनको नीड नहीं होती। तो इनमें क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है या फिर एलिमेंट्री कैनाल इनमें होती है एब्सेंट। फिर इनमें बात करें कि जो फूड है, चलो अपनी इंटेस्टाइन से तो ये चिपक गए, लेकिन ये जो फूड है ये कहाँ से अब्जॉर्ब करते हैं, तो ये अपनी जनरल बॉडी सरफेस से ही फूड अब्जॉर्ब कर लेते हैं। फिर इनमें बात करें रेस्पिरेशन की, जो श्वसन है इनमें कौन सा पाया जाता है, तो श्वसन है ये हमारे इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, तो वहां पे क्या है, वहां पे तो ऑक्सीजन आने से रही, तो इनमें पाया जाता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन, अवायवीय श्वसन इनमें पाया जाता है। लोकोमोटरी ऑर्गन्स भी इनमें एब्सेंट होते हैं, क्योंकि ये एक जगह अपने क्या है हुक और सक्कर से चिपके रहते हैं, तो इन्हें लोकोमोशन की जरूरत नहीं होती। अगर इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन हो गए तो ये फीकस के द्वारा, मल के द्वारा क्या स्मॉल इंटेस्टाइन से आ जाएंगे, और वो ये करना नहीं चाहते, इस वजह से इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं। फिर है सेंसरी ऑर्गन्स की बात। सेंसरी, क्या ये सेंस कर पाते हैं, तो सेंसरी ऑर्गन भी इनमें क्या है बिल्कुल एब्सेंट होते हैं, और किसमें, अडल्ट में भी नहीं होते, प्लस लार्वा में भी किसी में सेंसरी ऑर्गन नहीं होते। फिर बॉडी की बात करें कि भाई अडेप्टेशन कैसे करेंगे, ये अंदर तो रह गए अपनी इंटेस्टाइन में, लेकिन वहां पे तो क्या अलग अलग एंजाइम्स वगैरह आते रहते हैं, तो इसलिए इससे बचने के लिए इनकी बॉडी पे थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। थिक क्यूटिकल जो होगी वो क्या करेगी, जो परपोसी, जो पैरासाइट हैं, जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग ही हैं इनके लिए, उनके डाइजेस्टिव एंजाइम से इनकी क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है। ये भी इनका एक क्या हो गया, पैरासिटिक अडेप्टेशन, जैसे इनमें हुक और शक्कर पाया जा रहा है,
और इसके अलावा इनमें थिक क्यूटिकल पाई जा रही है, इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन अब्सेंट होते हैं। ये सारे के सारे इनकी पैरासिटिक अडेप्टेशन है, ठीक है, ताकि ये सर्वाइव कर सकें। फिर बात करें इनके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की, ये एक्सक्रीजन कैसे करते हैं या क्या करते हैं। तो ये जो एक्सक्रीजन करते हैं वो करते हैं अमोनिया और फैटी एसिड्स का, ठीक है, NH3 और वशीय अम्लों का ये एक्सक्रीजन करते हैं। फिर हर्मोफ्रोडाइट के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। इनमें क्या होता है कि हर एक मैच्योर प्रोग्लोटिड में, हर एक मैच्योर, ये जैसे ये इनमें बॉक्सेस से होते हैं ना, इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, ये ही क्या होते हैं, प्रोग्लोटिड्स होते हैं। हर एक मैच्योर जो प्रोग्लोटिड है उसमें संपूर्ण जनन तंत्र पाया जाता है। मतलब एक प्रोग्लोटिड भी अगर है तो उसमें मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन्स पाए जाते हैं। अब उसके बाद में हम बात करें फर्टिलाइजेशन की, तो जो फर्टिलाइजेशन है वो क्या करता है, एक ही जो प्रोग्लोटिड है इसके मेल और फीमेल्स के बीच में हो सकता है, प्लस एक ही स्ट्रोबिला, मतलब पूरी जो इसकी मेन इनकी पूरी जो बॉडी की हमने बात करी, पूरी बॉडी को हम क्या बोलते थे, स्ट्रोबिला। तो एक ही स्ट्रोबिला के दो अलग अलग प्रोग्लोटिड्स के मध्य हो सकता है, या फिर एक ही प्रोग्लोटिड के मेल और फीमेल्स के बीच में हो सकता है। फिर डिफरेंट लार्वल स्टेज की हम बात करें टीनिया में, क्योंकि इनकी लार्वल स्टेज तो बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, और तीनों की तीनों ही लार्वल स्टेज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कौन सी ह्यूमन में पाई जाती है, कौन सी सुअर में पाई जाती है, वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट। तो इनमें 3 लार्वल स्टेज पाई जाती हैं, ऑन्कोस्पियर, हेक्साकैंथ और सिस्टी सर्कस। ऑन्कोस्पियर हो गई, हेक्साकैंथ, हेक्सा मतलब 6, तो इनमें 6 हुक पाए जाते हैं, इस वजह से इन्हें हेक्साकैंथ बोलते हैं। और एक हो गई सिस्टी सर्कस, सिस्टी सीरस, इसको क्या बोलते हैं, ब्लेडर वॉर्म भी बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि ब्लेडर वॉर्म कौन से को बोलते हैं, कौन सी लार्वल स्टेज को बोलते हैं, वो बोलते हैं सिस्टी सेरस। फिर इनका जो सबसे पहले, चलो अब ये लार्वल स्टेज कैसे बनेंगी इनके बारे में अगर डिस्कस करें, तो इनके एग जब फर्टिलाइज हो जाएंगे ना, तो सबसे पहले जो लार्वल स्टेज बनेगी उसको हम बोलेंगे ओन्कोस्पियर, ठीक है। तो एग जो हो गए फर्टिलाइज हो गए, तो सबसे पहले जो लार्वल स्टेज बनेगी उसको हम बोलेंगे ओन्कोस्पियर। ओन्कोस्पियर क्या करता है, इन्हें प्रोग्लोटिड्स के अंदर रहता है। उसके बाद में क्या करते हैं कि जो ओन्कोस्पियर है वो क्या करेगा, ओन्कोस्पियर ह्यूमन के फीकल जो मैटर है, मतलब जो मल त्याग करता है, उसके थ्रू इंटेस्टाइन से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब ह्यूमन में कौन सी लार्वल स्टेज हुई, ओन्कोस्पियर। ओन्कोस्पियर अब बाहर आ गई। अब ओन्कोस्पियर जो है उस पर क्या होता है, मेम्ब्रेन पाई जाती है, और वो मेम्ब्रेन जब हट जाती है ना, तो उसको हम बोलते हैं हेक्साकैंथ स्टेज, ठीक है। उसकी अभी हम आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें क्या देखना है कि ह्यूमन में पाई जाती है ओन्कोस्पियर स्टेज। सेकेंडरी हमारा होस्ट होता है पिग, टीनिया सोलियम का। तो ये जब इन्फेक्शन करता है तो कौन सी स्टेज में करता है, पिग में, ओन्कोस्पियर में ही करता है, क्योंकि अभी यही रिलीज हुई है। अब ये क्या करते हैं कि पिग जब क्या करता है, पिग में कैसे इन्फेक्शन करेगा, क्योंकि पिग होता है कोप्रोफिगस, मतलब ये मल को ही खाता है। अब मल को खाने के कारण वो लार्वल जो स्टेज है ओन्कोस्पियर, वो इसके आमाशय में पहुंच जाएगी। आमाशय में जब ये पहुंचती है, स्टमक में जब पहुंचती है ना पिग के, तो कौन सी स्टेज में जाती है बाद में, ये हेक्साकैंथ स्टेज में। मतलब क्या होता है, जो ओन्कोस्पियर के बाहर जो एक वॉल पाई जाती थी, जो एक मेम्ब्रेन पाई जाती थी, वो अब रिमूव हो जाएगी। हेक्साकैंथ है, अलोंग इट्स मेम्ब्रेन नोन एज, हेक्साकैंथ क्या करता है, अलोंग इट्स मेम्ब्रेन नोन एज ओन्कोस्पियर। मतलब हेक्साकैंथ पर अगर मेम्ब्रेन पाई जा रही है तो उसी को हम ओन्कोस्पियर बोलते हैं, और ओन्कोस्पियर की मेम्ब्रेन अगर हट गई तो उसे हम बोलेंगे हेक्साकैंथ, ठीक है। उसके बाद में, ठीक है, ये चलो ओन्कोस्पियर ही नॉर्मली लार्वल स्टेज में बोलते हैं हम ओन्कोस्पियर। अब ये ओन्कोस्पियर क्या करेगी, पिग में जाएगी। अब पिग के भी कौन से पार्ट में, इंटेस्टाइनल एपिथेलियम में, जो उसकी पिग की इंटेस्टाइन है उसकी एपिथेलियम में जाएगी, और वहां पे बोर, बोर मतलब क्या है, छेद कर देगी, ठीक है, अलग अलग पोर से छेद कर देगी इनमें। ये जो छेद करेगी, इस वजह से अब ये ओन्कोस्फीयर जो स्टेज है वो इंटेस्टाइनल एपिथेलियम से आगे जो पिग की ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर एंटर कर जाएगी, ठीक है। ब्लड वेसल्स में पहुंच गई। ब्लड वेसल्स में तो सबसे पहले हमें क्या याद रखना है, ह्यूमंस में पाई जाएगी स्मॉल इंटेस्टाइन में, ओन्कोस्फीयर स्टेज। फिर वो फिकस मैटर के द्वारा बाहर आ जाएगी। उसके बाद में पिग की इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगी, क्योंकि वो मल को ग्रहण करता है। पिग की इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद में उसकी ब्लड वेसल्स में पहुंच जाएगी। ब्लड वेसल्स के बाद में पहुंच जाएगी उसकी ऐच्छिक पेशियों में, ठीक है। ऐच्छिक पेशियों में पहुंच गई। अब ऐच्छिक पेशियों में, क्योंकि अभी तक हम बोल रहे हैं ओन्कोस्फीयर, लेकिन
पिग में आने के बाद में कौन सी लार्वल स्टेज थी? हेक्साकेंथ लार्वल स्टेज। अब हेक्साकेंथ जो लार्वल स्टेज है, इच्छिक पेशियों में पहुंचने के बाद में सिस्टी सर्कस, ठीक है, सिस्टी सर्कस लार्वल स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगी। सिस्टी सर्कस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन पर बन जाती है सिस्ट, ठीक है। अब ह्यूमन जो है वो क्या करेगा? पिग में आ गई ना, पिग में आ गई, ठीक है। अब पिग में, अब कई बार ह्यूमन क्या करता है कि जो पिग है उसका कच्चा या फिर अध पका मांस खा लेता है, या तो रो या फिर पुअरली कुक्ड मांस खा लेता है, जिसको हम बोलते हैं मीजेली पॉर्क। मीजेली पॉर्क मतलब कच्चा या अध पका मांस सुअर का, ठीक है। तो ह्यूमन को क्या हो जाएगा? लार्वल स्टेज चली गई तो इन्फेक्शन हो जाएगा। और इसके अलावा अगर ये क्या करो कि ये तो बात करी हमने कि डायरेक्टली अगर चला गया, हमने उसी सुअर को खा लिया, लेकिन हम बात करें कि ये जो सिस्टी सर्कस स्टेज है, लार्वल स्टेज, ये पिग में कब तक जिंदा रह सकती है? कि मतलब इतने के बाद में तो अपन को खतरा नहीं रहेगा अगर उस पिग का मांस खा रहे हैं तो उसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि सेवरल ईयर्स के लिए ये वायबल या जिंदा रहती है पिग की मसल्स के अंदर, जो इच्छिक पेशियां हैं उनके अंदर, सिस्टी सर्कस स्टेज, ठीक है। चलो, अब उसके बाद में हमने वापस से क्या किया? रो और पुअरली कुक्ड अगर पोर्क खा लिया तो सिस्टी सर्कस है जो मानव की वापस से स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेगा। वहां पे अपना स्कोलेक्स जो पार्ट है और हुक की हेल्प से ये क्या करता है? चिपक जाता है। स्कोलेक्स कौन सा हो गया? उसका हेड, जैसे हमने रिलेट किया था कि टीनिया सोलियम का जो हेड है उसको हम स्कोलेक्स बोलते हैं। तो स्कोलेक्स के ऊपर पाए जाते हैं हुक, और उनकी हेल्प से ये वापस से हमारी इंटेस्टाइन में चिपक जाता है, और अब परिपक्व जो अडल्ट टैपवॉर्म है उसके अंदर बदल जाएगा, ठीक है। टीनिया सोलियम जो हो गया आ गया अपनी बॉडी में, तो उसकी वजह से कौन सी डिजीज हो सकती है? तो उसकी वजह से दो डिजीज होती हैं, टीनियसिस और सिस्टी सर्कोसिस। टीनियसिस जो है वो थोड़ी सी कम हार्मफुल है, सिस्टी सर्कोसिस है वो ज्यादा हार्मफुल है, क्योंकि इसकी ज्यादा अडल्ट लार्वल स्टेज हो गई ना। तो टीनियसिस में तो क्या क्या सिम्टम होते हैं कि नोजिया हो जाता है ह्यूमन बींग्स को, हमें जैसे जी घबराने लग गया, अब्डोमिनल पेन मतलब पेट में दर्द होने लग गया, एनीमिया खून की कमी हो गई, और लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख नहीं लगती है, पेट दर्द होने लग जाता है, खून की कमी हो गई, जी घबरा रहा है, और क्या है? इनडाइजेशन, अच्छे से पाचन नहीं होता। ये तो हो गया टीनिया सोलियम की वजह से, ठीक है। लेकिन हम बात करेंगे अगर टीनिया सोलियम से दूसरी सिस्टी सिरोसिस हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा? ये टीनियसिस से भी ज्यादा क्या है? हार्मफुल डिजीज है, क्योंकि इनमें हो जाता है, इनमें क्या हो जाता है? इनमें हो जाता है न्यूरल डिसऑर्डर तक भी हो सकते हैं, ठीक है। चलो, अब हम इसके लाइफ साइकिल की बात कर लेते हैं। लाइफ साइकिल जो है इसका, उसमें सबसे पहले ये क्या करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे लाइफ साइकिल की। लाइफ साइकिल जो है उसमें ये करेंगे कि सबसे पहले जो ह्यूमन है वो करेगा टीनिया सोलियम का इन्फेक्शन होगा उसमें। कैसे होगा? कि हम या तो रो या फिर अनकुक्ड या क्या कर लेंगे? मीट खा लेंगे, किसका? पिग का। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा में डॉग का भी देते हैं, कि कई बार आ जाता है कि टीनिया सोलियम में डॉग भी, जैसे दूसरे भी तो इसकी अलग अलग वेराइटीज हैं, तो इस वजह से तो ह्यूमन ने सबसे पहले क्या किया? टीनिया सोलियम जो है वो रो और अनकुक्ड पिग की वजह से अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवा लिया। इंजेक्ट करवाने के बाद में क्या होगा कि जो टीनिया सोलियम है वो क्या करेगा? अडल्ट टीनिया सोलियम का जो अडल्ट वॉर्म है वो लोड हो जाएगा ह्यूमन की इंटेस्टाइन में। ह्यूमन की इंटेस्टाइन में लोड हो गया। लोड होने के बाद में टीनिया सोलियम अपने जो प्रोग्लोटिड्स हैं उनको एपोलाइसिस की प्रोसेस के द्वारा क्या है? रिमूव करता रहता है अपनी बॉडी के अंदर। और ये हमें पता है कि प्रोग्लोटिड्स में क्या होते हैं? वो होता है फुल ऑफ एग्स का। मैच्योर जब होता है तो उसमें सारे में क्या पाए जाते हैं? एग पाए जाते हैं। और फिर इसकी वजह से एंटर हो गए हमारी बॉडी में। अब हम मल त्याग करेंगे, फीकस जब रिलीज करेंगे तो वो आगे इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है। इन्वायरमेंट में आगे उसकी वजह से क्या होगा? सॉइल कॉन्टामिनेशन, अब मिट्टी में आगे, और बाई ओपन डिफिकेशन मतलब खुले में शौच की वजह से वो सॉइल को प्रदूषित कर देते हैं। देखो जैसे ये डायग्राम बना रखा है, इसमें ये पीछे से अपना क्या है? प्रोग्लोटिड रिमूव करता जा रहा है। अब सॉइल कॉन्टामिनेट हो गई, प्रदूषित हो गई, तो इसके बाद में दो हो सकते हैं कि या तो जैसे बच्चे खेलते हैं मिट्टी में तो वो डायरेक्टली उनके नाखून वाखून में मिट्टी फंस जाती है और उसकी वजह से वो लार्वा जो है वो उनकी बॉडी में इंजेक्ट हो जाए, तो मतलब वो उन्हीं हाथों से फिर खाना खा लेंगे, खाना खाएंगे तो उनकी बॉडी में चला जाएगा, मतलब इंटेस्टाइन में चला जाएगा। तो या तो हम क्या करें? कॉन्टामिनेटेड फूड इंजेस्ट कर ले ह्यूमंस, जैसे बच्चे खेलते हैं मिट्टी में, या फिर बड़ों में भी हो सकता है, वो अपने क्या है उन्हीं हाथों से खाना खा लें। खाना खा लेंगे तो क्या होगा?
कॉन्टामिनेटेड जो फूड है वो चला गया बॉडी में, फिर उसके बाद में सिस्टिक सर्काई लोड हो जाता है किसमें, ह्यूमन के टिश्यूज में, जैसे कि ब्रेन हो गया, आईज हो गई, मसल्स हो गई, इनमें लोड हो जाता है और वो डिजीज हो जाएगी। या सेकंड क्या होता है कि ये तो हो गया सॉइल से डायरेक्ट ह्यूमन में। या सेकंड होता है कि जो पिग है, इसका भी हमने बात किया कि कॉप्रोफेगी पाई जाती है, मतलब वो मल को ही खाता है ना, तो बाई कॉप्रोफेगी, तो इस वजह से वो होती है और उसका हम क्या करते हैं, उसका मीट हम खा लेते हैं, इसकी वजह से ह्यूमन भी कॉन्टामिनेटेड हो जाता है। और कोप्राफेगी की वजह से जो फूड, वाटर, कोई भी इन्फेक्शन हो गया या ऑटो इन्फेक्शन, किसी भी इन्फेक्शन के द्वारा क्या हो गया, बॉडी में आ गया। मतलब ये यहाँ हमने क्या देखा कि या तो ह्यूमंस में डायरेक्ट या फिर चला गया पिग के अंदर। फिर जो ये सिस्टिक सर्काई जो लास्ट लार्वल स्टेज है वो डेवलप होती है पिग की मसल्स में, पिग की जो एचिक पेशियां हैं उनके अंदर, और वापस से क्या होता है, अगर हम उस पिग के मांस को खा लेते हैं तो ह्यूमन की बॉडी में आ जाता है। तो आज का जो हमारा टीनिया सोलियम का वीडियो है वो यहीं कंप्लीट होता है। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे और भी वीडियोस टाइम टू टाइम मैं अपलोड करती रहूंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।